हम आ गए। कैलाश जी, आप लोग आए या नहीं? हाँ, सुमन आ गई। कैलाश जी आ गए। हाँ, सब कोई आ गए। नमस्ते नमस्ते सब कोई को। हाँ, तो कैलाश जी जब आप कहेंगे तो शुरू कर दिया जाएगा। आपके कुछ लोग आ जाएं। तुम लोग अपना शेयर करना। मुकेश जी आ गए। रजनी, पल्लवी, केकी भी आ ही गई। प्रज्ञा आ गए। आ गई प्रज्ञा। अनंत जी आए। तो कुछ लोग और आ जाएं तो हम शुरू करें। हाँ अनंत जी, आपके मन का टॉपिक भी है। तो अब हम लोग शुरू कर दें।
हाँ, शुरू कर देते हैं। आज का विषय थोड़ा विशेष रूप से अलग है। हालांकि ये जो आपका जहाँ से जिस पटल से मैं बोल रही हूँ उस पटल के लिए ये विशेष नहीं है, क्योंकि ये तो उनका विषय ही है एक तरह से। तो उसी से जुड़ता हुआ और उसी से निकलता हुआ ये साहित्य इतिहास वाला उनका खंड है, और उस खंड के अनुसार मैं आज बात करने के लिए आप लोगों के सम्मुख हुई हूँ। ऐसे तो साहित्य इतिहास से अगर हम की बात करने लगेंगे तो सबसे पहले यही होगा कि ये ऐसे कैसे होता है कि इतिहास और साहित्य दोनों का जो समन्वय है वो किस प्रकार का है। तो मैं प्राचीन इतिहास के लिहाज से तो ये कहना चाहूँगी कि साहित्य से इतिहास निकलता है, तब साहित्य का बहुत बड़ा दायित्व तो हो जाता है कि वो इतिहास की सत्यता को बरकरार रखे, जहाँ तक हो सके अपनी कल्पनाशीलता को वहीं तक ले जाए जहाँ तक सत्यता बहुत भंग ना हो। कल्पना की उड़ान उतनी ही अच्छी होती है जिससे आपको पूरा आकाश आप नाप सकें। आकाश के अतिरिक्त आप कहीं पर अटक जाएं या कहीं आप नष्ट होकर क्रैश कर जाएं, वो सही नहीं है। उचित यही है, सुजाता भी आ गई, उचित यही है कि आप क्रैश न करें और इतिहास के आप उसको आकाश और पाताल दोनों कहें। साहित्य आकाश में उड़ने वाली चीज़ है और पूरा साहित्य जो है वो उत्खनन करने वाला विषय है। तो आकाश पाताल दोनों है एक तरह से। तो हमारा अपना यही है विषय कि आप इतिहास का कैसे प्रयोग साहित्य में करते हैं, या साहित्य आप इतिहास से कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उन दोनों का संबंध कैसा है, यही मेरा विषय है। और उस विषय को मैंने अपने साथ कैसे आत्मसात अपने आप में किया और साहित्य की रचना की। तो एक तो पहले ये उसका वही मैंने कहा, एक तरह से इसको आप सिद्धांत मान लीजिए कि उसका आकाश ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप क्रैश कर जाएं। निस्सीम आकाश आपके लिए है, लेकिन आप पूरा साहित्य से अगर कुछ निकालना चाहते हैं तो आप उतना ही निकालिए जो संभव है। कल्पना की उड़ान उतनी ही होनी चाहिए, ये पहली शर्त है साहित्य लिखने के लिए, यदि आप ऐतिहासिक साहित्य लिख रहे हैं तब। अब दूसरा है कि साहित्य जो है, जैसे मान लीजिए मैं खास करके जो लेखिका हूँ तो स्मृतियों के आधार पर मैं लिखा करती हूँ बहुत ज़्यादातर, और स्मृतियाँ ही हैं जो साहित्य हो जाती हैं, इतिहास हो जाती हैं। इतिहास क्या है? मनुष्य की स्मृति है, चाहे वो स्मृति है आपके लिए या स्मृति है आपके आगे आने वाली पीढ़ी के लिए। ये इसीलिए मैं जो हूँ वो लेखक हूँ, स्मृतियों की लेखक हूँ। तो स्मृतियों से जो लिखता है वो इतिहास से दूर नहीं जा सकता है। तो मेरे साहित्य में लगातार, चाहे वो निकट का इतिहास हो या दूर का इतिहास हो, वो रहता है। कहीं न कहीं मैं समाज की चर्चा करती हूँ तो वहाँ पर भी मेरा इतिहास बोध रहता है। इसीलिए मैं इतिहास बोध की लेखिका कहीं भी जाती हूँ। तो ऐसे भी मैंने बहुत सारी ऐसी कहानियाँ लिखी हैं जिन कहानियों में निकट का जो भूतकाल है वो है विवश विक्रमादित्य है। एक जमींदारी परिवार की कहानी है, और आज जो बहुत ही निम्न कोटि का उनके यहाँ काम करने वाला था वो आज उनका मालिक एक तरह से हो गया है, क्योंकि हमारा देश ही उस तरह का, देश का संविधान ही ऐसा है कि सब बराबर है अब। मगर हम इतिहास की ओर झांकते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि कल तक जो आपके यहाँ मजदूरी कर रहा था आज वो आपके सामने में कुर्सी पे बैठा है। ये हमारा अत्यंत निकट का इतिहास है।
तो इन सारी इतिहास के संदर्भों को लेकर मैं रचती हूँ साहित्य। ये अपना मेरा तरीका है। अब मैं आप लोगों से अपने ऐतिहासिक उपन्यासों और कथाओं के विषय में कहना चाहती हूँ। मैंने इतना ही नहीं है कि सिर्फ साहित्य से इतिहास निकाला और सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से कुछ निकाला, इतना ही नहीं है। पुरातत्व से, उत्खनन से जो साहित्य निकला है, जो इतिहास निकला है, उसका भी मैंने अक्सर प्रयोग किया है अपने साथ। ये मैंने किया तो और उसके बाद धीरे धीरे मैंने जब कहानियाँ, जो अपने समाज की कहानियाँ, समाज में भी आज अगर हम किसी अन्न की चर्चा, किसी पेड़ की चर्चा, किसी फल की चर्चा करते हैं, कि कुछ पक्षियों की चर्चा करते हैं, कुछ पशुओं की चर्चा करते हैं, उद्भिज की चर्चा करते हैं, तो वो समझिए कि इतिहास हो गया। आपके यहाँ कई नदियाँ इतिहास हो गई। अब हम जिस इलाके के हैं, कोसी का इलाका, वहाँ पर तिलयुगा नदी है जो इतिहास हो गया। इस तरह हर इलाके में कुछ नदियाँ होंगी जो इतिहास हो गई होंगी, कुछ पेड़ होंगे जो अब होंगे ही नहीं। आप अपने बच्चों को समझा नहीं सकते हैं कि वो पेड़ किस स्ट्रक्चर का था। या आपके यहाँ जो फल होंगे जंगल के या आपके घर के आसपास, वो फल ख़त्म हो गए हैं, शाक पात ख़त्म हो गया है। तो ये सारा सब कुछ तो इतिहास हो गया। अगर आप उसको अपने साहित्य में लाते हैं तो वो सीधे सीधे इतिहास है। और चूँकि मैं इतिहास के रोमान में जीने वाली व्यक्ति हूँ, तो अक्सर मैं इतिहास की चर्चा करूँगी। मेरा इलाका जो है, जहाँ की मैं कहानियाँ लिखती हूँ, वो इतिहास का एक जीता जागता नमूना है। अर्थात उनमें जो मान्यताएं हैं, उनमें जो तौर तरीका है, जो कि अत्यंत आधुनिक जो अब तरीका आपके संविधान में है लिखा हुआ, वो सारे तरीके वो लोग जीते हैं, वो वैसे ही बरतते हैं अपने आप को। तो लेकिन वो सब अब इतिहास होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि अब उनको शिक्षा हो रही। शिक्षा कई जगह बहुत अच्छा है, कई जगह आपको बहुत पीछे भी ले जाता है। शिक्षा का जो तौर तरीका है हमारे यहाँ, उसमें बहुत पूरी तरह भारतीयता जो नहीं है, इस कारण काफ़ी उसमें गड़बड़ियाँ हैं। तो बहुत सारी चीज़ें उनसे छीन ले रहा है, बहुत कुछ छीन ले रहा है। इसी तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बीना भी आ गई हो, गीता आ गई, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी ज़रूरत है हमें, और उसको हमसे छीन ले रहा है। क्या? जो एक वैश्विक जगत हो गया है, वो छीन ले जा रहा है। ऐसे समय में जब वैश्विक जगत हमसे बहुत कुछ छीन रहा है, अब संस्कृति हमारे ऊपर थोप रहा है, तो हम नहीं जानते हैं कि हमारा जो इतिहास है वो इतना समृद्ध है कि किसी भी वैश्विक संस्कृति से अधिक आधुनिक है। हम अपनी आधुनिकता में लौट सकते हैं, ये हम नहीं जानते हैं। तो इसी स्थान पर मुझे याद कराना होगा आप लोगों को कि इतिहास को आप पास करके कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे, क्योंकि इतिहास के बारे में कहा गया है कि इतिहास सब कुछ आपको सिखाता है। इतिहास में जो है वही लौट लौट कर आता है, और वो आपको सिखाता है, समझाता है कि ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि भयानक युद्ध, अनेक प्रकार की इस तरह की महामारियाँ, अनेक प्रकार की प्राकृतिक विपदाएं, ये सब तो इतिहास हजारों बार झेल चुका है। ये जो पूरी पृथ्वी है, इस पृथ्वी में कई बार तोड़ फोड़ मची है, और उन तोड़ फोड़ मचने के बाद नए तरीके से पृथ्वी हुई है। तो हमें क्या पता, जैसे हम अपना बिस्तर लगाते हैं, अपना चादर उठाते हैं, तो उसमें कितना दूसरा जीव या कोई सामग्री इधर से उधर हो जाती है। अगर प्रकृति वही कर रही है
तो हमें तो पता ही नहीं है। लेकिन हमें नहीं पता है, लेकिन अगर अपने पुराने इतिहास को हम पढ़ने लगे, अपने इतिहास के भूगोल को पढ़ने लगे, भूगोल के इतिहास को जानने लगे, तो हमें वो सीधे सीधे समझ में आ जाएगा। और तब जो हमारे अंदर एक अवसाद है, अवसाद का भाव समाप्त हो जाएगा। तभी कहा जाता है कि हिस्ट्री टीचेज एवरीथिंग। इतिहास सब कुछ सिखा देता है, सब कुछ समझा देता है। तो मैं आप लोगों को अभी ये कहना चाहती हूँ, आवाज़ नहीं आ रही है ऐसा कह रहा है। हाँ, मैं आप लोगों से, अब आवाज़ आ रही है। मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि मैं अब अपने तरीके की बात आपसे कर रही हूँ। मैं जब साहित्य लिखने आई तो मेरा यही उद्देश्य था कि मैं अपने इलाके, अपने समाज की बात दुनिया को बताऊं। इसीलिए मैंने हिंदी में लिखा। मैं अंग्रेजी और फ्रेंच में लिखना अगर जानती तो वहाँ भी लिखती, लेकिन वो मैं नहीं जानती हूँ। तो भारतीय भाषा हिंदी में जान रही थी और मैंने हिंदी में लिखना शुरू किया, ताकि पूरे भारत के लोग हमारी जो समस्याएं हैं, हमारी जो सुंदर संस्कृति है और हमारी जो सभ्यता है, समस्याओं को भी जाने, सभ्यता और संस्कृति है उसके विषय में भी जाने। तो वो कैसे जानेंगे? तो मेरे लेखन से यदि जान पाएँ तो मुझे बड़ा ही उसे अंदर से खुशी मिलेगी। यही सोच के मैंने लिखना शुरू किया था। तो जब लिखना मैंने शुरू किया था तो उसी समय मेरे मन में ये बात थी, इतिहास तो मैंने पढ़ ही रखा था और उसकी मैंने कहा आपको कि इतिहास के रोमान में रहने वाली मैं व्यक्ति हूँ। बड़ा ही रोमानी है मेरे लिए इतिहास का पढ़ना। जब बहुत दुखी और पीड़ित हो जाती हूँ तो उस समय जब अवसाद घेरता है तो मैं कुछ और चीज़ नहीं देखने पढ़ने लगती हूँ, या मैं व्रत करके और चंदन टीका लगा के पूजा करने नहीं बैठ जाती हूँ। मैं कोई इतिहास की ही किताब उठा के उसमें खो जाती हूँ और उसमें मुझे बहुत सारे समाधान भी मिल जाया करते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि मेरे लिए वो एक आधार है साहित्य का। जब कहानियाँ मैं लिखने, गंगा शरण भी आए, जब मैंने कहानियाँ लिखनी शुरू की तब भी मेरे साथ इतिहास चल रहा था। वो निकट का इतिहास था, बहुत दूर का नहीं था। लेकिन जब मैंने उपन्यास लिखना शुरू किया तो पहला ही उपन्यास हमारा आया जो फागुन के बाद, वो निकट स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन का ही इतिहास था। दूसरा इतिहास आया रत्नारे नयन। रत्नारे नयन में पटना, पाटलिपुत्र और पटना जो भी हमारा ये शहर है, उस शहर के आधुनिक व्यक्तित्वीकरण की कथा है। लेकिन कोई भी आधुनिक कथा यदि आप कहते हैं तो प्राचीन कथा अगर नहीं साथ में आएगा तो फिर आधुनिक कथा आप किस आधार पर कहेंगे? और वह भी पाटलिपुत्र जैसे स्थान के लिए आप कैसे उसको पार कर जाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो मैं पाटलिपुत्र की जो अति प्राचीनता है उसकी कथा से मैंने शुरू किया पटना के व्यक्तित्व का निर्माण। और वो उपन्यास पटना का व्यक्तित्व है जो साहित्यिक कम, ऐतिहासिक और राजनीतिक अधिक है। यदि हम ऐतिहासिक उपन्यास लिखते हैं तो उसमें राजनीति तो होगी ही, क्योंकि आप सब जानते हैं कि इतिहास आम तौर पर वही लिखा गया है जो शासक वर्ग का है, जो राजनीति में आगे हैं, जो जमीन, जो देश जीतते हैं, देश हारते हैं, नए देश बनाते हैं, नया देश हासिल करते हैं, उन्हीं का इतिहास जो है वो हम पढ़ते हैं। तो हम पढ़ते हैं तो सीधे सीधे राजनीति है, इसमें कोई दो मत है ही नहीं। ये इतिहास से संबंधित अगर आप कुछ लिखेंगे तो उसमें राजनीति ना हो, राजनीति है। समाज साथ साथ चलता ही है, क्योंकि इतिहास या राजनीति कहाँ चलेगी?
समाज के अंदर ही चलेगी, इसीलिए वो चलता है मेरे साथ। तो मेरा वो रत्नारे ने एक वैसा उपन्यास हुआ। तो मैंने अपने उपन्यासों में यही किया है कि इतिहास और साहित्य को एक साथ रखा, वो वहाँ तक। उसके बाद और कई उपन्यास लिखे, लेकिन फिर मैंने मैथिली में जो उपन्यास लिखा है भामती, उसके पहले हसीना मंजिल, ये दोनों भी इतिहास है आपका। जैसे हसीना मंजिल भामती से पहले लिखा गया है। हसीना मंजिल हमारे लिए, हमारी आँख के सामने में, या हम जब बहुत ही छोटे रहे होंगे, या आप लोग जो यहाँ दर्शक हैं उसमें से कुछ लोगों ने शायद जाना होगा। मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आज़ादी से पहले का जन्मा हुआ है, आज़ादी के बाद ही जन्मा है। और हम अगर पहले भी जन्मे तो आज़ादी मिलने तक कुछ भी हमें थोड़ी पता था, कुछ दिनों के बाद हमें पता चला। तो आज़ादी के समय पाकिस्तान बना, हमारे देश का विभाजन हुआ, ये हम सब जानते हैं। और हमारे देश के विभाजन के साथ साथ एक पश्चिमी पाकिस्तान बना, एक पूर्वी पाकिस्तान। तो हसीना मंजिल जो कहानी है वो पूर्वी पाकिस्तान बनने की कहानी है। उस समय मिथिला के अंदर की स्त्रियां, जो अल्पसंख्यक स्त्रियां थीं, जिनके पति जा रहे थे विदेश, अर्थात वो मिथिला के लिए विदेश था पाकिस्तान उनके लिए, पाकिस्तान सुन के ही डर रही थी। और पूर्वी पाकिस्तान ऐसे भी उनको कुछ नहीं मतलब था उससे, क्योंकि पहले जो काम करने के लिए भी जो लोग जाते थे कहीं, तो वो स्त्रियां नहीं जाती थी। आजकल की तरह स्त्रियां घर से बाहर नहीं निकलती थी, पुरुष जाते थे और जा कर के वहाँ पर जो भी जूट काटते थे, धान काटते थे, वो सब करके काम करके लौट आते थे। और अब उनको पूरी तरह से उखड़ के पाकिस्तान जाना था, तो स्त्रियों ने कहा कि हम नहीं जाएंगे। स्त्रियाँ ऐसे भी मायके से ससुराल जाना नहीं चाहती हैं, और वो पाकिस्तान नाम सुन के ही वो तो बिल्कुल नहीं गई। ज़्यादातर स्त्रियां रह गईं अल्पसंख्यक वर्ग की। तो मेरी वो कहानी चूड़ीहारिनों की कहानी। अब चूड़ीहारिन जो लहरी जाति या चूड़ीहारिन, इन लोगों की स्त्रियां जो नहीं गई, लेकिन ये बहुत हुनर जानती थी। चूड़ी लहठी वगैरह बनाने का एक खास हुनर होता था, जो उनके पुरुष भी जानते थे और स्त्रियां तो जानती थी, साथ साथ में बैठ कर के। ज़्यादातर नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत वो ज़रूर जानती थी। अब वो जो स्त्रियां थीं, वो अपने हुनर के हिसाब से यहाँ अपना काम कर रही थी। यही मेरी कहानी है, जो चाहे वो सुख या दुख, क्योंकि उस वर्ग को बहुत ज़्यादा सुख के बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता है। बहुत प्रसन्नता से वो लोग अपना काम करती थी, भले उन दुख सुख का उतना बड़ा उनके पास, लेकिन मन में जो कसक होती है होती। फिर उधर जो पूर्वी पाकिस्तान बना, उसके शायद 20-25 साल बाद, या जितना 71 में, 71 में बांग्लादेश का उद्भव होता है। अब भारी लड़ाई हुई पाकिस्तान भारत बांग्लादेश की, एकदम त्रिपार्टाइट स्ट्रगल टाइप का, और अंततः पाकिस्तान हारा और बांग्लादेश एक नया देश बन के उभरा। अब वहाँ जो कोई, अच्छा, वो भाषाई आधार पर वो देश बना, तो वहाँ जो भाषाई आधार पर देश बना, तो वहाँ पर जो बिहार से गए, मिथिला से गए, जो भी अल्पसंख्यक थे, उनको काट मार के वहाँ से निकाल दिया गया, क्योंकि उनको भाषाई जो अस्मिता अपनी रखनी थी। तो जो उस भाषा को नहीं बोलने वाले लोग थे, उनको हटा दिया, अर्थात बिहार और मिथिला के लोगों को हटा। ये इतिहास है। आज के हमारे जो युवा जो नहीं उसको पढ़ेंगे, अगर किसी ने लिखा होगा इतिहास के रूप में, राजनीति शास्त्र के रूप में, समाज शास्त्र के रूप में तो पढ़ा होगा, तो वो जानते होंगे। और जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा, उनके लिए साहित्य कारगर है। मैं
ये कह रही हूँ आपको कि पूर्वी पाकिस्तान या बांग्लादेश बनने की कहानी मेरे हसीना मंजिल लिखने तक किसी ने नहीं लिखा था। बंगाल के लोगों ने नहीं लिखा क्योंकि उनको बहुत इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि बंगाली नहीं आए ना लौट के, क्योंकि बांग्ला भाषी जो थे वो वहाँ रहे। लेकिन जो बिहार के मुसलमान थे या उत्तर प्रदेश के थे जो हिंदी बोलते थे और बांग्ला नहीं जानते थे बोलना, उन लोगों को काट दिया गया। कुछ लोग बचे तो शरणार्थी होके आ गए। ये आपका इतिहास है जो आप नहीं जानते। ये इतिहास की पुस्तक में है कि नहीं, राजनीति विज्ञान में भी होगा थोड़ा बहुत, तो है कि नहीं। लेकिन हमारा जो हसीना मंजिल, हाँ वियोगी जी, हसीना मंजिल की यही पृष्ठभूमि है। तो हमारा जो ये उपन्यास है हसीना मंजिल, उसको पढ़ के कम से कम हमारे आज के जनरेशन को पता चल जाएगा कि किस परिस्थिति में पूर्वी पाकिस्तान बना, और बना तो यहाँ के लोग कैसे वहाँ गए, और गए तो उनकी स्थिति वहाँ कैसी हुई, और वहाँ से फिर वो किस स्थिति में ठेल ठाल के भगा दिए गए। यहाँ बहुत सारे देशों से भगा दिए जाते हैं और उन पर लिखना ही चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि बर्मा से भगाए हुए लोगों पर लिखा गया कि नहीं, लंका से भगाए हुए लोगों पर लिखा गया कि नहीं। ये मैं अपने हिंदी क्षेत्र की बात करती हूँ। दक्षिण भारतीय क्षेत्र का मुझे नहीं पता कि किस भाषा में क्या लिखा गया है। तो इन सब चीज़ों पर साहित्य इसलिए लिखा जाना चाहिए कि साहित्य रुचिकर विषय होता है, और अगर साहित्य पढ़ेंगे तो आप अगर पढ़ते हैं तो आपका मन लगता है, और मन लगने के कारण आप उसको पढ़ जाते हैं और आप अपनी परिस्थितियों को जान जाते हैं। जैसे कुछ चीज़ें हम लोग, पश्चिमी पाकिस्तान जो बना, वहाँ से आने वाले लेखकों ने बहुत ज़्यादा लिखा है, कम नहीं लिखा है। पूर्वी पाकिस्तान पर नहीं लिखा गया। उसका सीधा कारण मैंने यही बताया कि जो बांग्ला स्पीकिंग थे उनका कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ था, तो उन लोगों ने कुछ नहीं लिखा। और जो हम लोग मैथिली स्पीकिंग लोग थे या भोजपुरी स्पीकिंग जो गए, जो हिंदी जिसको कहिएगा, हिंदी भाषी, वो गए तो उनके यहाँ से कोई नहीं लिखा, किसी ने नहीं लिखा। अब लिखा होगा, लिख रहा होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन वो तो मेरे आँखों के सामने वो इतिहास घट रहा था, जो आज वो इतिहास हो गया मेरे आँखों के सामने में। और हमने देखा है कि कैसे बांग्लादेश बना और उसके बाद क्या दुर्अवस्था हुई भारत देश की। बल्कि उस लड़ाई से, जो लड़ाई 1962 में हुई चीन के साथ, उसके बाद जो दुर्गति नहीं हुई, उससे बहुत बहुत अधिक बड़ी दुर्अवस्था बांग्लादेश और पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान वाली लड़ाई के बाद भारत देश की हुई। बिहार की तो हुई ही, बिहार की बहुत हुई। अभी तक लोगों को अंदाज़ा नहीं है, आगे ये पता चलेगा कि बिहार की कितनी हद तक दुर्गति हो चुकी है, आपका कितना हद तक भाग शरणार्थियों के द्वारा लिया जा चुका है। लेकिन उसमें कोई बात नहीं, जब अगर शरणार्थी आए तो जाएंगे कहाँ, उनको तो यहाँ रहना था, क्योंकि उनके लिए कोई स्थान नहीं था। मगर मैंने उस विषय को, उसको विषय बना के और उसको पठनीय बना के मैंने लिखा। ये तो हो गया राजनीतिक किस्सा, जो ऐतिहासिक भी है, आपके लिए इतिहास है। दूसरा कि बिहार का, क्योंकि वो मैथिली में उपन्यास है, अब मिथिला भूमि की कहानी है, तो मिथिला भूमि में जो कला और संस्कृति है, उसकी चर्चा किए बिना कोई भी कदम हम आगे कैसे बढ़ाएंगे। उसमें भी उपन्यास में नहीं बढ़ा सकते हैं आगे। तो हमने मिथिला भूमि के कला और संस्कृतियों में से एक अहम कला है जिसकी ओर ध्यान नहीं जा रहा है। अहम कला है ये लाह की कला। लाह की चूड़ियाँ विभिन्न प्रकार का बनाना, ये बहुत बड़ी कला है मिथिला भूमि की, और उसे इन लोगों ने पूरी तरह छोड़ दिया है। आज अगर आपसे कोई पूछेगा कि हम लोग अभी भी लहेरिया सराय और पंडा सराय की चूड़ियाँ लेते हैं,
अभी भी सीतामढ़ी की विशेष चूड़ियों की खोज खबर लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब न सीतामढ़ी में वो कच्ची चूड़ी लाठी बनती है लाह की, और न ही लहेरिया सराय पंडा सराय में बनता है। ये सारी चीज़ें हमारे आँख के सामने लुप्त हुई हैं। जो अलभ्य था, इतनी खूबसूरत थी वो चीज़ें कि हम लोग मैंने इधर हमको लग रहा है 20-25 साल से वो लुप्त ही हो चुकी हैं। नहीं तो उसके पहले जो भी कोई देशी विदेशी आता था, वो कच्ची चूड़ियाँ, वो महीन महीन काम की वहाँ से लहेरिया सराय पंडा सराय से ज़रूर लेता था। और एक विशेष प्रकार की महीन भी होती थी, और एक विशेष प्रकार की लाख की चूड़ियाँ होती थी जो सीतामढ़ी की होती थी, वो लेता था। लेकिन अब नहीं तो सीतामढ़ी में वो लाख की चूड़ियाँ मिलती हैं और नहीं लहेरिया सराय। अब आपको आयातित किस्म की चूड़ियाँ मुजफ्फरपुर में अभी भी मिलती हैं। तो मुजफ्फरपुर ने कम से कम प्रतिष्ठा बचा के रखी है, लेकिन वो कच्ची चूड़ियाँ ख़त्म हो चुका है। तो वो भी आपकी संस्कृति है। आपकी संस्कृति मात्र मिथिला पेंटिंग नहीं है, मात्र अरिपन नहीं है। बहुत सारी कलाकृतियाँ हैं जिसको हम भूल गए हैं, जिस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और जो दूसरे प्रदेश के लोग उस पर ध्यान दे के उसको आगे बढ़ा के ले जाते हैं, लेकिन हमने उसे छोड़ दिया है। तो मैंने हसीना मंजिल में उसकी भी चर्चा की है, अपनी उस खास कला की चर्चा की है। अब जो चर्चाएं हैं उसमें कुछ बहुत सारा सत्य है। जैसे उसमें उपेंद्र महारथी हैं। आप सबों को पता है कि उपेंद्र महारथी बहुत बड़े चित्रकार थे, विशेष रूप से आदिवासियों पर और ग्रामीण लोगों पर, ग्रामीण क्रियाकलापों पर उनका चित्र अत्यंत सुंदर। लेकिन वो विशेष रूप से चूँकि बौद्ध स्वयं हो गए थे, तो बौद्ध कलाकृतियाँ उनकी बहुत विख्यात हैं। उनके मौर्यन डिजाइन, उनका बौद्ध कलाकृतियाँ उनकी, ये सब बहुत विख्यात हैं। और मुझे अभी तक याद है, जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, कि एक बार उपेंद्र महारथी से मैंने पूछा था उनके निधन के तुरंत पहले, जो आप चूड़ीहारिन को बैठा के और मेरी माँ को चूड़ी पहनवाते थे और उसका चित्र खींचते थे, वो कौन चूड़ीहारिन, मैंने को उसको तो हम जानते हैं, लेकिन वो कौन सा चित्र सब है, कहीं है आपके पास? तो उन्होंने एक चित्र के विषय में बताया, और ये बात है कि जो जा रहा था विदेश, बांग्लादेश, पाकिस्तान, उस व्यक्ति उसने मांगा जो हमको सारा गहना दे दो, तुम नहीं जाओगी तो जो गहना मैंने तुमको खरीद के दिया, चढ़ाया, वो दे दो मुझको। तो वो जो थी हसीना, उसने सारे गहने उतार के उसको दे दिए, और उसी हसीना की ही आँखों का और उसके चेहरे का चित्र वो बनाते थे। तो उन्होंने कहा, एक विख्यात चित्र है, अगर कैलाश जी यहाँ सुन रहे हैं तो उनको ये मालूम होगा, और भी कुछ लोगों को पता हो तो उनको मालूम होगा। तो एक विख्यात चित्र है उनका, जो जब रथी लौट के आता है और गौतम चले जाते हैं, सिद्धार्थ चले जाते हैं, और आके यशोधरा से बताता है कि गौतम लौट के नहीं आए, और उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूँ ईश्वर सत्य की खोज में। और वही चार आर्य सत्य जो उनका था, उसी की खोज में वो निकल पड़े, और उन्होंने खाली लौटा दिया अपने रथी को। तो जिस समय वो, तो एक चित्र है उनका जिसमें एक सुंदर स्त्री बैठी हुई है, और आगे में उसका दुकूल पसरा हुआ है, और उस पर अपना आधा से ज़्यादा गहना निकाल के फेंक चुकी है, और कुछ कान का, गले का और मांग का सब निकाल के उस पर फेंक रही है। ऐसा एक स्टिल चित्र, बहुत ही खूबसूरत। अभी हो सकता है कि वो वहाँ उनका सारा चित्र नेहरू म्यूजियम में रख दिया गया, एक उनके लिए खंड बना दिया गया।
तो उन्होंने खुद मुझसे कहा कि ये चित्र देखती हो ना, ये मैंने ये चेहरा और ये देखो, तुम गौर करो, खूब गौर करो, याद आती है तुमको हसीना? तो मुझको थोड़ी थोड़ी याद थी, क्योंकि हम लोग थोड़े बड़े हुए तब तक उसको देखे थे। तो देखो देखो इसको, यही हसीना का चित्र है, इसको मैंने यहाँ आरोपित किया है। अब आप देखिए कि एक चित्रकार कलाकार उपेंद्र महारथी के स्ट्रेचर का मुझे बताता है कि ये ही चित्र है जो हसीना को देखे। कहाँ हसीना और कहाँ गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा, लेकिन एक कलाकार, एक मतलब कल्पनाशील व्यक्ति कैसे आरोपित करता है एक लेकिन वो पीड़ा उनके अंदर जम गई होगी। एक पीड़ा थी ना कि जब हसीना का पति चला गया था पूर्वी पाकिस्तान, तो उस समय जो हसीना की पीड़ा इन्होंने देखी थी और उसका जो दुख सुना था। और अभी जो चूँकि बुद्धिस्ट थे, तो अभी जो बौद्धों की परंपरा को देख के जान के यशोधरा उसका क्या, इन दोनों पीड़ा का एकात्म करके उन्होंने एक कालजयी चित्र बना दिया। और हम अपने लोगों को ये बताना चाहते हैं कि ये काम एक हमारे आँख के सामने में जीवित जागृत उपेंद्र महारथी जो 20वीं सदी में हुआ था, उसने किया, जो आपके यहाँ लहरियासराय में और मिथिला में घूम घूम के उसने बहुत सारे काम किए, जिसमें से एक मिथिला पेंटिंग को परवान चढ़ाने के काम में भी उनका हाथ था। तो ये सारी चीज़ें आपका जो आप ही का इतिहास है, आप ही के भूगोल में ये घटित हुआ है। इस कहानी को मैंने हसीना मंजिल में पिरोया। तो मेरा इतिहास बोध ये था, मेरा स्थानीयता बोध ये था कि अपने स्थान को, कई लोग ये प्रश्न मुझसे करते हैं कि आपको स्थानीय होने का खतरा नहीं नजर आया? अरे मैं स्थानीय वस्तु को राष्ट्रीय और वैश्विक बना देने के लिए ही मैंने लिखा, ताकि पूरे राष्ट्र के लोग जानें कि ऐसा हुआ था हमारे भारत के पूर्वी कोने में, और ऐसा होता रहा है लगातार। अनेक कारणों से स्त्रियों को इस तरह से छोड़ करके पति जाते रहे हैं, चाहे वो लोभ लालच में जाए, वो संन्यास लेने जाए, जो भी करने जाए, जाते रहे हैं। और ये दुख बिल्कुल एक तरह का दोनों था, जिसका एकात्म एक कलाकार ने किया। तो जिस समय मैं उनका सुन रही थी, उनका निधन हो चुका था, उसके बाद मैंने हसीना मंजिल उपन्यास लिखा था। मुझे दुख है इस बात का कि जो हमारे उपेंद्र महारथी नहीं रहे, जबकि हसीना मंजिल उपन्यास मैं लिख करके उनको दिखाती, नहीं मैं दिखा सकी। लेकिन मैं उस इतिहास को आप लोगों को बता रही हूँ, और अभी भी चाहती हूँ कि यदि आपको अपना इतिहास तत्कालिक समय का जानना है तो आप हसीना मंजिल पढ़ के जान सकते हैं। तो ये मेरा इतिहास बोध है। नासिरा, बहुत खुशी की बात कि तुम आई। और ये मेरा इतिहास बोध और साहित्यिक में इतिहास को ला के और उसको ऐसा रोचक बना के आपके सामने में पेश करना भी है, ताकि हमारी अगली पीढ़ी अपने इतिहास को जान सके और उसमें कोई बोझ न दे, दिमाग पर कोई बोझ न आए, और वो हल्के से साहित्य को पढ़ के अपनी स्थानीयता को इस तरह जाने जो उसकी स्थानीयता राष्ट्रीयता से ओतप्रोत है, उससे कम नहीं। अब हसीना मंजिल के बाद मैंने लिखा भामती। दोनों दो तरह की चीज़ें हैं। हसीना मंजिल समझिए कि एक तरह से मेरे आँखों के सामने में जो हुआ, या मेरी माँ की आँख के सामने, या हमारे पिता के जो सहयोगी और मित्र थे उनकी आँखों के सामने। तो एक तरह से होता है ना कि आप तत्काल सुनते हैं, तो बिल्कुल अभी अभी का था, वो बिल्कुल निकट
इतिहास है, उसको मैंने लिखा। और भामती बिल्कुल दूसरे तरह का इतिहास है। भामती एक दंत कथा है और उस दंत कथा के ऊपर साक्ष्य है हमारे यहाँ कि वो दंत कथा यूं ही नहीं है, वो सत्य कथा है, वो सच है, क्योंकि वो गांव है, वो तालाब है, उनका स्थान है, वो किताब है जो उन्होंने लिखा और उनका लिखा हुआ अपने हाथों का हस्ताक्षर है। तो ऐसे व्यक्ति 10वीं शताब्दी के थे वाचस्पति मिश्र और उनकी पत्नी भामती। इन दोनों के ऊपर जो मैंने लिखा वो एक दंत कथा के इर्द गिर्द जरूर है, लेकिन तब देखिए कि वही लिखने का तरीका थोड़ा ज़्यादा कठिन था, क्योंकि वो एक परम विद्वान के इर्द गिर्द मुझे लिखना था। हम जब लिख रहे होते हैं तो हम अपने समय को लिखते हैं। हम 10वीं शताब्दी को लिख जरूर रहे थे, लेकिन हम लिख तो रहे हैं 20वीं शताब्दी में। तो उपन्यास 21वीं शताब्दी में छपा है, या 20वीं ही में छप गया था, हाँ 20वीं में, क्योंकि मैथिली का जो था उसको बाबा नागार्जुन ने उसका कर दिया था लोकार्पण, तो 20वीं ही में लिख के छप चुका। तो हम 20वीं शताब्दी में लिख रहे हैं, नहीं वो तो हसीना मंजिल का उन्होंने किया था, लेकिन भामती को हम 21वीं शताब्दी में लिख रहे थे। 21वीं शताब्दी में हम लिख रहे हैं तो हम 21वीं शताब्दी की स्त्री हैं जो 10वीं सदी की स्त्री की और पुरुष की कहानी लिख रहे हैं। अब उसके लिए मुझे इतिहास, मैं चूँकि इतिहास की व्यक्ति हूँ तो मुझे इतिहास में व्यतिरेक पसंद खुद नहीं। हम अपना नंबर, हमारे जो छात्र होंगे उनका नंबर हम काट लेंगे, मेरा नंबर भी मेरे गुरुजी लोगों ने काट लिया होगा। और तो मैं तो इतिहास में व्यतिरेक नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए मैंने 10वीं शताब्दी के आगे पीछे उन परिस्थितियों का अध्ययन किया, क्योंकि जब हम प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं तो देखते हैं कि हमारे वेदों में बहुत सारी ऋचाएँ स्त्री दृष्टा लोगों ने लिखा है, बहुत सारी ऋचाएँ। तो जब स्त्रियों ने लिखा है और अभी स्त्रियां कुछ नहीं कर रही हैं। एक और दंत कथा दूसरी है कि जब आदि शंकराचार्य आए थे तो मंडन मिश्र के साथ उनका शास्त्रार्थ हुआ, वो हुआ नहीं हुआ उस कंट्रोवर्सी में जाने की बात नहीं है, लेकिन ये हुआ था, ये दंत कथा है और ये अति व्यापक दंत कथा है कि इन दोनों में हुआ था। और उसकी निर्णायक बनी थी उनकी पत्नी भारती। तो भाई वो पढ़ी लिखी थी तभी तो निर्णायक बनेंगे। निर्णायक कौन होता है? जो मूर्ख होगा वो तो नहीं होगा। लेकिन उसके 150 साल 200 साल बाद ही, 200 साल बाद ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी ऐसी होगी पत्नी कि सिर्फ दिया जलाती रह जाएगी, पति लिख रहा है। तो क्या हुआ, कौन सा ऐसा कोई कैसी परिस्थिति हुई जो पति जो हैं वो कम से कम उनसे कोई विचार विनिमय भी नहीं कर सकते थे, उनसे कोई बात ही नहीं की। क्यों? स्त्री इतनी नाचीज और स्त्री इतनी अति दासी की अवस्था को कैसे पहुंच गई? जो उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने वाली थी, वो 200 साल के अंदर इतना कैसे हो सकता है? लेकिन अब तो हम लोग समझते हैं कि हो सकता है, लेकिन वो जो हुआ उसका कुछ तो कारण हुआ, यूं ही नहीं हो सकता है, कोई कारण होता है। तो उसी कारण के में को ढूंढने में हमने काफ़ी परिश्रम किया, इतिहास खंगाला। सिर्फ इतिहास से नहीं होता, क्योंकि जो वाचस्पति मिश्र लिख रहे थे वो अति महत्वपूर्ण विषय था और उस महत्वपूर्ण विषय को पढ़ने के लिए मुझको भी वो सब खंगालना था, जैसे कि दर्शन शास्त्र खंगालना था मुझको। नहीं तो मैं कैसे समझ पाती कि कितना गहन लिख रहे थे। अरे बड़ा से बड़ा उपन्यास हम लोग 1.5 से 2 साल में लिख लेते हैं, लेकिन उन्होंने उसका कितना बड़ा दर्शन पढ़ा था या आत्मसात किया था। कितने बड़े विद्वान थे जो इतना वर्ष, तो भी उनको 18 वर्ष लग गए।
इतना जो साल लग गया उसका क्या कारण हो सकता है? इसके लिए मुझे वो सारी दर्शन की पुस्तकें पढ़नी पड़ी, तत्कालीन इतिहास पढ़ना पड़ा कि उस समय जो वहाँ पर राजा था वो कैसा था, मुख्य राजा जो अभी आपका तात्कालिक राजा था वो कैसा था। उस समय जो विद्वान थे वो मान्यता किस प्रकार देते थे। कॉलेज यूनिवर्सिटी आपके पास आज है वही सिर्फ नहीं था, उसके अतिरिक्त भी अपने अपने समय पर आप कैसे किसी को श्रेष्ठ, श्रेष्ठतम, श्रेष्ठतर करते हैं, कहते हैं, उसका कैटेगराइजेशन कैसे करते हैं। तो ये सब पढ़ना मुझे बहुत पढ़ना पड़ा। मैं अपनी ओर से कहना चाहती हूँ कि अगर किसी को कोई ऐतिहासिक उपन्यास, कहानी लिखना है तो यूं ही हवा में न तीर चलाया जाए, ज़रूर से ज़रूर अच्छी तरह से पढ़ के उस टॉपिक को जान के, समझ के, और तब आप अपनी कल्पना, तो आप उपन्यास लिख रहे हैं तो कल्पना ही है। अब उपन्यास में भामती और वाचस्पति ने क्या बातचीत की थोड़े ना हम सुनने गए थे, ये तो हम अनुमान लगा रहे हैं, ये तो मेरी कल्पना है ना। इसीलिए हम इतिहास का कोई भी, इतिहास का छिद्र न रह जाए, कोई एरर न रह जाए, ये सारी बातें मैं लिख सकती हूँ। उस समय बौद्धों की क्या स्थिति थी और आपके जो सनातनी या ब्राह्मण धर्मी वगैरह कहे जाते थे उनकी क्या स्थिति थी, इन सभी स्थितियों का अध्ययन किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते थे। 10वीं शताब्दी तक आपके यहाँ शक, सिथियन, कुषाण वगैरह वगैरह सभी आ चुके थे। कुछ लोग यहाँ रह के आपके साथ मिल चुके थे और कुछ लोग लौट चुके थे। बहुत सारे यूरोपियन, एशिया के अन्य देशों के आ करके आपके यहाँ युद्ध करके या तो बस गए या चले गए, आप मिल गए, तो ये सब हो चुका था। ऐसे जहाँ ये सब हो चुका हो, ऐसे स्थान में स्थितियों की जो समीक्षा हो सकती थी वो करते हुए, इतिहास को जानते हुए हमने उपन्यास लिखा। उपन्यास लिखना सिर्फ इतिहास लिख देना नहीं होता है। अगर इतिहास लिख देना होगा तो वो उपन्यास तब क्यों होगा? मुझे कोई रोका था कि मैं वाचस्पति मिश्र और भामती के संबंध में एक मोटा सा ग्रंथ आलेख के रूप में क्यों नहीं लिख दूँ? किसी ने नहीं रोका, लेकिन मैंने उसको उपन्यास बनाने की कोशिश की। उसका कारण ये है कि उपन्यास को लोग पढ़ेगा रुचि लेके और तब इतिहास में झांकेगा। भामती पढ़ने के बाद बहुत से लोगों ने बहुत चीज़ें पढ़ी और मुझसे प्रश्न किया, ऐसे ऐसे दुरूह प्रश्न किए जो मैं उसमें धंसी नहीं, क्योंकि मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि अगर इतिहास में इतना अधिक हम धंसेंगे तो फिर साहित्य नहीं लिख पाएंगे। लेकिन इतिहास का सामान्य ज्ञान और कालखंड का सामान्य आकलन होना ही चाहिए। तो इस प्रकार से मैंने भामती लिखा। अब जो है सो हसीना मंजिल चूँकि लहरिया सराय और उसके इर्द गिर्द मिथिला के उस भूभाग की कहानी है जो थोड़ा नागरी क्षेत्र है, और कहानी भी जो है वो मुस्लिम लहेरिन की है, तो उसकी भाषा में अंतर है। लेकिन जब भामती हम लिख रहे थे तो एक तो वो विद्वानों की और विदुषियों की कहानी है, और दूसरी मिथिला की उस भूमि की कहानी है जहाँ मानक मैथिली बोली जाती है। तो मैंने उसको मानक मैथिली में लिखा है और कोशिश की है कि जिसको आप क्लासिकल कहते हैं वो क्लासिकल मैथिली में लिखी जाए। मैंने कोशिश की है कि भामती क्लासिकल मैथिली में लिखी जाए और मैंने उस कोशिश को अपने तय पूरा किया है। ये ज़रूर है कि ज़रूर पढ़िए भामती, और पढ़ने के बाद अनेक प्रश्न आज के लोगों के मन में आते हैं और उस प्रश्न से जूझना होगा। पहला प्रश्न तो स्त्री विमर्श का बहुत बड़ा प्रश्न आता है कि एक स्त्री इतने दिनों तक अन्याय सहती रही। ये स्त्री पर भी निर्भर करता है। ठीक है,
कि उस समय तक बड़ी सीमंतनी स्त्रियों की चर्चा थी, लेकिन स्त्री जो है वो उसका अपना आत्मबल कैसा है, वो खुद क्या सोचती है। विद्यानुराग, विद्या बहुत ज़्यादा विद्वान नहीं होते हुए भी उसका विद्यानुराग कैसा है। और वो एक शंकराचार्य ने आके एक बड़े ग्रंथ की आदि शंकराचार्य के टीका, भाष्य का टीका लिखने के लिए दिया है, इसके महत्व को वो समझ रही है। तो ऐसी स्त्री अपने आप को होम करके अपने पति को सिर्फ नहीं, वो एक अपने पति प्रतीक है सामने में, गौर कीजिए तो। और पति के बहाने एक पूरी सभ्यता और संस्कृति, भाषा, ज्ञान, दर्शन की अर्हता पूरी हो सके, इसके लिए उन्होंने त्याग और तपस्या किया। त्याग और तपस्या के लिए कोई न कोई कारण होना चाहिए और कोई सामने में प्रतीक होना चाहिए। जिस तरह से पूजा पाठ करने के लिए आपके सामने में विग्रह होता है, वैसे ही वो पति उनके सामने में एक विग्रह की तरह थे। लेकिन उस पति के बहाने उसने अपनी पूरी सभ्यता, संस्कृति, दर्शन, ज्ञान सब की अक्षुण्णता की रक्षा की। सबके अंधकार, एक तरह से ये प्रतीक है कि अंधकार के सामने वो दिया जलाती रहीं और उस दिया में तेल डालती रहीं, उसकी बाती चढ़ाती रहीं। आप ये गौर कीजिए कि वो भामती टीका नाम जो उनके पति ने दिया अंततः, उसका क्या कारण है। कारण ये है कि उसको वो मानते हैं कि अकेले मैंने ये नहीं किया, अर्थात संस्कृति, सभ्यता, ज्ञान, दर्शन, किसी की रक्षा अकेले कोई विद्वान पति पुरुष नहीं कर सकता है। उसके साथ उसकी जो सहधर्मिणी है वो न दे तो वो पूर्ण नहीं हो पाता है। मैं ऐसा समझती हूँ, ऐसा सोचने के लिए मेरे पास ये कारण है कि जो संन्यास्त होते हैं, क्योंकि मैं स्वयं मैथिल स्त्री होने के कारण, ये भी मैं बताऊंगी कि मैं पढ़ी लिखी विदुषी हो सकती हूँ, आधुनिक हो सकती हूँ, संपूर्ण आधुनिकता के अतिरिक्त मैं एक मैथिल स्त्री हूँ। इस कारण मैं संन्यास भाव का, सदा संन्यास लेकर के घर छोड़ के चले जाने का, संन्यास्त हो जाने का समर्थन नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती। आप रह के समाज में, समाज का, स्त्री का, पुरुष का, बच्चे का दर्शन, ज्ञान, विद्या का उत्थान कर सकते हैं। संन्यास तो क्या, आप क्या करिएगा, कर क्या सकते हैं आप कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ में कुछ नहीं। कर तो वो सकता है ना जिसके हाथ में गृहस्थी हो, जिसके हाथ में गांव हो, समाज हो। भामती में आप गौर करेंगे कि उसमें ये लिखा हुआ है कि वाचस्पति मिश्र से उनके गांव के लोग यदा कदा मिलने आते थे, उनसे बात करते थे। उनको पता था कि किस समय वो भोजन करते हैं या नाश्ता करते हैं। तो उसकी जलपान की अवधि में, उनके भोजन की अवधि में आते थे गांव के लोग और उनसे कुछ विचार वगैरह मांगते थे। तो समाज और गांव से वाचस्पति मिश्र नहीं कटे थे, स्त्री से कटे थे। स्त्री से कटने का अनेक टैबू होता है, वो होगा उनके उस समय का जो टैबू होता है वही होगा उनके पास। मेरा अपना ये मत है कि 10वीं शताब्दी में थोड़ा सा रूढ़ समय तो हो गया था। उस रूढ़ समय के अनुसार भामती और वाचस्पति का जो, उसी काल को आप सोचिए। आज के काल से अगर देखिएगा तो आज का काल 10वीं शताब्दी नहीं। आज कोई स्त्री इस तरह दिया जलाती हुई नहीं बैठी रह सकती है आपके सामने में। वो आपसे बात करना चाहेगी, आपसे तर्क करेगी और आप में रुचि दिखाएगी, तभी जाके आप, ये ठीक है कि अलग अलग आपकी अगर विधा है तब तो ना उसको आपसे मतलब है ना आपको उससे मतलब है। लेकिन यदि वो मतलब रखती है तब ऐसे समय में वो किसी भी स्थिति में निस्संग नहीं बैठ सकती है। भामती में मैंने यही कहने की चेष्टा की है
कि जो रूढ़ हो चुका था उस समय कि पति और पत्नी एक दूसरे से ज़्यादा नहीं मिले, तो इसीलिए शायद वो इस तरह से निस्संग हो चुके थे। और भामती भी थी, भामती कर क्या सकती थी, वो उनकी देखभाल कर रही थी, क्योंकि उसको सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान सबकी रक्षा करने का दायित्व तो अपने ऊपर उसने ले लिया था। ये स्त्रियों का स्वभाव भी होता है। लेकिन अभी भी आज के आधुनिक लोग हमसे पूछते हैं कि आप उसका समर्थन क्यों करती हैं। मैंने नहीं किया है समर्थन, मैंने वस्तुस्थिति आपके सामने रख दी है। आप जानिए कि आप उसका समर्थन करते हैं कि नहीं। समर्थन करने योग्य बात है भी नहीं, लेकिन फिर हमने इसको एक अविस्मरणीय प्रेम कथा कहा है। उसका सीधा कारण है कि भामती और उसके पति वाचस्पति, ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने थे, बिल्कुल लगे समझिए। भामती ने इतना जो समय दिया, उसके बाद वाचस्पति मिश्र ने भामती के नाम अपनी पूरी मेहनत, अपना पूरा परिश्रम कर दिया और उस किताब का नाम भामती टीका रख दिया। उसके बाद उन्होंने अपने आप को परिचय में लिखा भामती पति वाचस्पति। ये आसान बात नहीं है, किसी भाषा में, किसी कालखंड में किसी पति ने इतना श्रेय अपनी पत्नी को नहीं दिया। अगर एक पत्नी इतने दिनों तक अपने आप को पूरी तरह से गला के उनकी सेवा करती रही, तो उनकी सेवा करने के लिए, उनका धन्यवाद ज्ञापन के लिए वाचस्पति जी ने भी कम नहीं किया। तारानंद जी कह रहे हैं कि हाँ, चालू मुहावरों से नहीं समझा जा सकता है। हाँ तारानंद जी, तो चालू मुहावरे आज चालू मुहावरे हैं, तो उस दृष्टि से अगर सोचेंगे तब भामती में उनको खामियां ही खामियां नजर आएंगी। तब उनको लगेगा कि उन्होंने विद्रोह क्यों नहीं किया। ऐसा नहीं हो सकता है। तो अगर विद्रोह कर दिया होता तो फिर सचमुच में भामती टीका उस रूप में नहीं लिखी जाती। आप कहिएगा कि अभी भामती टीका की क्या ज़रूरत है, तो भाई कब किसकी क्या ज़रूरत है ये तो समय बताएगा ना। ये ऐसे ही सोचने से नहीं होगा। किसकी क्या ज़रूरत है ये तो समय आपको बताएगा, और यही इतिहास सिखाता है, यही है इतिहास का अर्थ। अब मेरा तीसरा उपन्यास है, वो है सृजनहार। सृजनहार उपन्यास है विद्यापति की जीवनी। अब विद्यापति की जीवनी का भी वही हाल है कि विद्यापति का कालखंड बहुत विचित्र कालखंड है। अभी मैं आपको एक छोटी सी घटना बताऊं। मेरी पोती बीए फाइनल में है, इतिहास ऑनर्स है। उस बेचारी को वो जो खंड है, कालखंड, मुझे बता रही थी कि अरे मुझको तो वो कभी याद ही नहीं आता है, पढ़ने में अच्छा ही नहीं लगता है, मन ही नहीं लगता है। वो तो लगता है कि उससे अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो जीरो मैं लाऊंगी, बिल्कुल जीरो। अरे भाई क्यों? तो ये समझिए कि ये पूरा जो डायनेस्टी है, जो स्लेव डायनेस्टी का आखिरी भाग, और जहाँ पर खिलजी और तुगलक है, बहुत ही ज़्यादा हौच पौच है। इतना मारकाट है और इतने सारे लोग हैं थोड़े थोड़े दिनों के लिए, और इतनी सारी घटनाएं, दुर्घटनाएं होती हैं। जब तब कोई सूबेदार खड़ा हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है, फिर उस पर कब्जा होता है। मैंने काफ़ी वो जो पीरियड है 100 साल, पूरा 100 साल का, वो अति भयानक और विचित्र समय है। उसी समय में विद्यापति थे, वही राजा शिव सिंह का समय था, और ओइनवार वंश का, और राजा 2-3 का। इसका कहना ये है कि वो सिर्फ कवि तो नहीं न थे, वो तो राजनयिक थे। विद्यापति मात्र कवि नहीं थे, वो राजनयिक थे। तो राजनयिक होने का जितना संकट होता है वो सब विद्यापति को झेलना पड़ा। और उस पीरियड में जहाँ पर कि न राजा का ठिकाना है, न सूबेदार का ठिकाना है, और उसके बीच में मिथिला का एक अत्यंत छोटा सा, विपन्न सा, छोटा सा, जिसमें कोई बहुत ज़्यादा सा, मैथिल लोग कितने बड़े वॉरियर होते हैं ये तो समझने की बात है। विद्वान हो सकते हैं, ज्ञानी हो सकते हैं, फिलोसफर हो सकते हैं, वॉरियर होने का कोई उनका नहीं हमने देखा है कहीं पर कि बड़े योद्धा हैं। फिर भी वो थे,
रखते थे और युद्ध भी करते थे। विद्यापति भी योद्धा थे उस लिहाज से। ये सब चीज़ होता रहता था। ऐसे विचित्र समय में विद्यापति राजनयिक थे बेचारे, और वो होते होते वो कवि थे, लेखक थे, और उन्होंने एक नई भाषा को स्थापित किया। ऐसा नहीं कि विद्यापति ने उस भाषा को ईजाद किया, मैथिली को ईजाद नहीं किया, मैथिली को उन्होंने स्थापित किया और उसमें उसको लोकप्रिय बनाने के लिए बहुत ही सुंदर सुललित पद्यों की रचना की। वो शिव भक्त थे, तो वो शिव संबंधी बहुत सारी गीतों के महेशवाणी, नचारी वगैरह वगैरह की उन्होंने रचनाएं की। राधा कृष्ण के प्रेम के जो गीत लिखे, उसका तो सीधा मामला यही माना जाता है कि उस समय सहज यान एक था, जो तंत्र यान के बाद अगर क्या होगा, जब कोई चीज़ ऊपर, सबसे ऊपर आकाश पर चला जाए तो वो फिर नीचे ही आएगा ना। तो सहज भाव से जीवन जो चले, इस तरह का जो समय था और जो लोग थे उनको सहजयानी कहा गया। जैसे जयदेव सहजयानी थे, तो जयदेव के बाद विद्यापति थे, उनको अभिनव जयदेव भी कहा जाता था, तो सहजयामी थे। सहजयानी विद्यापति ने कहते हैं कि तंत्र में जो लोग ज़्यादा, तंत्र के प्रति बहुत लोगों का आकर्षण बढ़ गया था। उस आकर्षण के कारण बहुत सारे समाज में लड़कियों की शिक्षा दीक्षा, लड़कियों का बचपन में भी विवाह, बहुत सारी चीज़ें तंत्र के कारण हो गई थी। तो समाज में जो ये सब हो गया था, इस कारण से कैसे तंत्र की ओर से लोगों को खींचा। तंत्र में जुगुप्सकीय आकर्षण भी था, मात्र सर्वशक्तिमान हो जाए नहीं, जुगुप्साएँ भी बहुत थी। तो उनको किस प्रकार लौटाया जाए, उस लौटाने के लिए सहजयानी कवियों ने बहुत परिश्रम किया, जिसमें से नारायण जी मेरी बात समझ रहे होंगे कि इस विषय पर हम जीवकांत जी, नारायण जी भी उनसे बात करते ही होंगे, बहुत बात करते थे कि किस प्रकार कवियों ने, जो अपने जयदेव ने तंत्रयानियों को खींचने की चेष्टा की, राधा और कृष्ण के प्रणय लीला को लिख के, उसी तरह विद्यापति ने फिर मैथिली भाषा में वो काम किया। और ये सब काफ़ी मतलब समाज के लिए तात्कालिक रूप से खींच के ले आने में, सुधार के लिए बहुत आवश्यक था। अब उसको आवश्यक जानने के लिए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि विद्यापति ने समाज को एक तरह से सुधार का मौका दिया। तो हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के बाद, और विद्यापति की दो चीज़ें और हैं जिसको गहनता से पढ़ा जाए, और उसका ठीक से अनुवाद हर जगह नहीं हुआ है, लेकिन विद्यापति का जो ये है पुरुष परीक्षा जो है, वो भी ये है, संग्रह है। लोक कथाएँ भी हैं, बोध कथाएँ भी उसमें है, भी अलग अलग लिखा हुआ नाम, बोध कथा, ये कथा, वो कथा। तो ये जो कथाएं हैं उनका संग्रह किया है अपनी ओर से, उसमें लिख करके। संस्कृत में कथा संग्रह है, कलेक्टेड है, वो लुप्त होती कथाएं हैं जो जिसका उन्होंने एक तरह से संचयन किया है। तो ये पुरुष परीक्षा को पढ़ने से आपको पता चलेगा कि क्या सब हो रहा था और विद्यापति के दिलो दिमाग में क्या बातें थी, क्योंकि कलेक्शन आदमी वैसे ही करेगा जिसकी ज़रूरत होगी, और उसका शीर्षक जो उन्होंने दिया है उससे भी आपको पता चलेगा। दूसरा, मेरी समझ से अलग से एक किताब भू परिक्रमा जो है, वो पूरी तरह से यात्रा वृत्तांत है। ऐसा यात्रा वृत्तांत उससे पहले आपको अलग से देखने को नहीं मिलेगा। अब मद्भागवत में यात्रा, वाल्मीकि रामायण में यात्रा, वो दूसरी तरह की है, लेकिन ये यात्रा वृत्तांत अलग से, वो भी राजनीतिक यात्रा थी, जिसमें उन्होंने वृंदावन जाके वो और शिव सिंह ने एक सांस्कृतिक यात्रा में या धार्मिक यात्रा में उसको तब्दील कर दिया था। उस पर विद्यापति की किताब थी। और कीर्तिलता, कीर्ति पताका वगैरह वगैरह तो है ही। इसीलिए विद्यापति के बात मतलब साहित्य को
मैंने पूरी तरह इतिहास का जो तत्कालिक कालखंड था उसको परिश्रम पूर्वक पढ़ के कहाँ कहाँ कैसे कैसे हो रहा था, तुगलक से वो कैसे मिलते थे, तो तुगलक भी दो हुआ उन्हीं के समय में, और फिर बंगाल के नवाब से उनका क्या संबंध था, वो अरसलान से, जौनपुर के नवाब से कैसा संबंध था, ये सारा देख करके तब मैंने विद्यापति के ऊपर में उनका एक चरित्र गठित किया। एक अजय दुर्धर्ष चरित्र था विद्यापति का, और वो ऐसे समाज सुधारक थे कि उन्होंने एक अनाम गोत्र के बच्चे को जो अनाथ था उसको अपने यहाँ प्रश्रय दिया और उसको महादेव कहते थे। विद्यापति उस बच्चे को महादेव कहते थे, जो किंवदंती है कि महादेव उनके यहाँ नौकर बन के थे। अरे महादेव क्या नौकर बन के रहेंगे। विद्यापति उस लड़के को जो सेवक था, जो सड़क कहीं पर था अनाथ, एक अकिंचन बालक, उसको उन्होंने महादेव का, शिव का दर्जा दे दिया। ये एक लेखक, कवि और राजनयिक का काम था, और इसे मैंने इतिहास से खंगाल के, लोकोक्तियों से, लोक कथाओं से खंगाल के लाके अपने साहित्य में पिरोया। उसके बाद मेरा जो उपन्यास है सो और आगे आप बढ़ें, ये 15वीं शताब्दी का है, जहाँ शेरशाह सूरी पर लिखा हुआ मेरा उपन्यास है अगन हिंडोला। शेरशाह सूरी पर मैंने क्यों लिखा, ऐसा बहुत लोगों ने प्रश्न किया कि जाज्वल्यमान नक्षत्र की तरह जलते हुए मुगल साम्राज्य पर मैंने क्यों नहीं लिखा, मुगल साम्राज्य के किसी भी नक्षत्र पर मैंने क्यों नहीं लिखा। दो कारण था। पहला कारण ये था कि मैं बिहार को पकड़ के बैठी हूँ ज़्यादा, इसी को मैं जानती भी हूँ, जिसको जानती हूँ उसी के विषय में लिखूँ, उसको पकड़ के बैठी हूँ। दूसरा कारण ये है कि हाँ, नारायण जी विद्यापति के संबंध में कह रहे हैं कि एक जन भाषा को साहित्यिक भाषा की मान्यता दी। हाँ, ये तो बात है, जन भाषा थी, क्योंकि उन्हीं के ही कविताओं में, उन्हीं के नहीं नाटकों में, विद्यापति के 2 नाटक हैं, जिसमें वो एक है रसमंजरी शायद, और एक मणिमंजरी, और एक है गोरक्ष विजय। इन दोनों नाटकों में उन्होंने पुरुषों से और बड़े लोगों से, पंडितों से संस्कृत में डायलॉग बुलवाया है, और जो सामान्य जन हैं वो सब उसी अपभ्रंश भाषा जो मैथिली बनी बाद में, उसी भाषा में डायलॉग है सारे, कथोपकथन। तो उस भाषा को उन्होंने साहित्यिक दर्जा दिया, जो इतनी समृद्ध और उच्च कोटि की भाषा हुई। दर्जा ही मात्र नहीं दिया, उसका व्याकरण और सब कुछ उन्होंने तैयार किया। तो हाँ, नारायण जी आपने ये याद दिला के, ये कह के बहुत ही समृद्ध किया सबों को। पहला ये हमारा कहना था कि तो पहले तो वो बिहार का था, ये मेरा अपना गौरव, हम अपने आप को समझ रहे थे। दूसरी बात, एक साधारण व्यक्ति था। मुगल सम्राट जो थे वो साधारण नहीं थे, वो सम्राट का ही, वो सम्राट ही था। बाबर जो यहाँ आया था वो शहंशाह था। वो शहंशाह अपना वहाँ से लुटा पिटा आया था, भारत में आके लड़ा उड़ा और जीत भी गया, और उसके बाद यहाँ जम गया। ठीक है, उससे हमारा क्या, जो भी आया गया रह गया, लेकिन वो मुगल जो था वो आया और वो सम्राट ही था। लेकिन ये जो शेरशाह था वो सम्राट नहीं, एक साधारण घोड़े के व्यापारी, छोटे व्यापारी के कुल का व्यक्ति था। और ऐसा व्यक्ति बहुत नीचे से जाता हुआ ऊपर शहंशाह हुआ। ये छोटी बात नहीं है कि उसने शहंशाह होने का सपना देखा और हुआ। और उसके साथ साथ वैसा व्यक्ति जब होगा तो वो कैसे क्या क्या कई छल छद्म करेगा, क्यों नहीं करेगा। जब बड़े बड़े करते हैं तो ये तो एक साधारण जमीन से उठा हुआ आदमी था, उसे भी मैंने दर्ज किया है, उसके छल छद्म को। लेकिन वो कितना बड़ा वीर था, अपनी वीरता को मांझा लगातार। कितना बड़ा विद्वान था वो, बहुत ही बड़ा विद्वान था, और मैंने मसनवी वगैरह पढ़े हुए था, ज्ञानी था,
लेकिन उसको पढ़ाई लिखाई की फुर्सत नहीं थी हुमायूं की तरह, और ये लगातार युद्ध करता रहा और साथ साथ में सुधार करता रहा। वो जब लोगों के बीच में घूमता था तब ज़मीन की जो दिक्कतें थी उसकी नज़र में आई, तो सबसे पहले ज़मीन वाला काम, अमीन वाला काम शेरशाह ने ही किया था। इसीलिए उसने अशोक वगैरह को पढ़ रखा था, प्राचीन राजाओं को पढ़ रखा था, समझ रखा था, यहाँ रहता था। तो उसी तर्ज पर उन्होंने सराय बनाए, पेड़ लगवाए, जितना कुछ हो सकता था उसे करवाया। वही व्यक्ति था जिसने पाठशाला बनाने के लिए और मदरसा बनाने के लिए ज़मीन और अनुदान दिया। वही आदमी था जो विद्वान आलिम फाजिल मौलवी या विद्वान पंडित अगर घर में बैठे हैं तो उनको भी वृत्ति और ज़मीन दिया। तो ये एक मैंने छोटे स्तर पर उसने किया। इसने जितना कुछ किया इतने कम दिनों में, 5 वर्ष तक वो पूर्णतया राजा रहा, और उस बीच में उसने इतना बड़ा ग्रैंड ट्रंक रोड को सबको याद रहता है कि वो रोड इस यहाँ से सोनार गांव से लेकर के और रोहतास गढ़ किला लाहौर कहाँ पर डेरा इस्माइल खां तक है, और उस सड़क के दोनों तरफ पेड़ लगवाए और जितना कुछ हो सकता है जनता के कल्याणार्थ 5 वर्षों में किया। डाक व्यवस्था उसकी इतनी पुख्ती थी कि 2 दिनों के अंदर सोनार गांव से लाहौर तक डाक पहुंच जाता था, 2 दिनों में। अभी नहीं पहुंचता है, लेकिन उस वक्त 2 दिनों में पहुंच जाता था डाक। कैसे? तो घोड़ा सोनार गांव से लेके चलता था, आगे जो भी था वहाँ पर वो डाक देता था, वहाँ तो दूसरा घोड़ा चलता था। मैंने ऐसे ऐसे करके न बिना थके डाक 2 दिनों के अंदर पहुंच जाता था। आप सोचिए, लाहौर और सोनार गांव कलकत्ता के पास। तो इस तरह की जो दृष्टि थी, जिसका विजन था, जिसका उस व्यक्ति के चरित्र ने, उसके विजन ने, उसकी दृष्टि ने मुझको बांध लिया था, और मैंने सोचा कि शेरशाह सूरी के ऊपर उपन्यास लिखूं। और उपन्यास के रूप में लोग पढ़ते हैं, और इतिहास तो बिखरा पड़ा है, कौन पढ़ता है? नहीं पढ़ता है। उसी को आप उपन्यास के शक्ल में लिख दीजिए, पढ़ लेगा। यही बात है। इसीलिए मैंने उसके लिए भी मैंने शेरशाह नामा से लेके बाबर नामा, हुमायूं नामा, गुलबदन बेगम का लिखा हुआ, और भी बहुत सारे लोगों के द्वारा लिखा गया जो इतिहास है। शेरशाह बड़ा पढ़ा लिखा आदमी था, तो बड़ा ही शेर व शायरी करता था, बहुत रद्दी टाइप का, हंसी मजाक वाला। वो सब पढ़ा, और वो सब पढ़ने के बाद एक व्यक्तित्व का निर्माण मेरे अंतर में हुआ, और मैंने शेरशाह के व्यक्तित्व का निर्माण किया और एक उपन्यास लिखा। उस उपन्यास में भी जो भी कोई पढ़ के, कई लोग हमसे पूछते हैं, क्वेरी करते हैं, और मैं उस स्थान का, उस किताब का, उस पंक्ति का उनको हवाला देती हूँ, और वो खोज के पढ़ते हैं और जानते हैं। तो इस प्रकार मैंने ये भी इतिहास से वाबस्ता एक उपन्यास लिखा। तो मेरे 4 उपन्यास, 2 मैथिली के और 2 हिंदी के, पूर्णतया इतिहास पर आधारित हैं, जो मैंने आप लोगों के सामने अभी साझा किया। फिर भी मन में हमेशा कुछ चाह रह जाती है, और ये एक तरफा जो गपशप होता है वो कौन इतना पढ़ पाएगा? बहुत ज़्यादा पढ़ तो पाते नहीं हैं, लेकिन एक तरफा बातचीत होती है। तो जवाब हाँ, ये तो है। तो इसीलिए मैं अपनी ओर से बोल रही हूँ। और अभी हम लोग, ये ज़रूर है कि ऐसे समय में, ये जो समय है, ऐसे समय में हम लोगों के लिए ये जीवनी शक्ति है एक तरह से, कि हम कम से कम एक दूसरे को सुनते हैं, बात करते हैं, और लगता है कि कोई हमें सुन रहा है। तो संजय उपाध्याय भी हैं, और सुजाता हैं, हमारे सारे लोग हैं, उषा झा जी हैं। तो
मैं बहुत देर से आप लोगों को समझा रही थी, बोल रही थी, और अब बहुत हुआ। आगे कभी फिर बातचीत होगी किसी दूसरे विषय पर। अभी आज हमें साहित्य इतिहास संवाद में, जो एक तरह से एक तरफा था, हमें आप लोगों ने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फोक जो आप लोगों का है, फोक ब्रेन, इसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कैलाश कुमार मिश्रा जी को। वो खुद ही परम विद्वान हैं और रात दिन वही सब पढ़ते लिखते रहते हैं, समाज, इतिहास, साहित्य, ज्ञान, और अभी छोटी उम्र के भी हैं, क्या क्या नहीं कर गुजरेंगे। मैं उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ। और हमारे जितने यहाँ लोग आए हैं, समूह का नाम पढ़ पाना मेरे लिए संभव नहीं है, लेकिन इतना मुझे लग रहा है कि हमारे अपने आयाम के मित्रों के अलावे बाहर से प्रज्ञा हैं, प्रमोद झा हैं, कौन है, संजय हैं, उपाध्याय, सुजाता हैं, और तो हमारे सब ज़्यादा हैं, दिलीप जी हैं, नारायण जी हैं, और हाँ नारायण जी, यही तो बात है। वो सेवक में महादेव को देखते थे और हम समझते हैं कि महादेव उनके घर सेवक थे। ठीक है, दोनों बात बराबर ही है। और हमारे सभी हमारे मित्र हैं, राकेश झा जी हैं, गीता श्री तो हैं, और प्रज्ञा और गीता श्री की जोड़ी यहाँ है, जगदीश जी ठाकुर जी हैं, मुक्ति है, मणिकांत जी हैं, वियोगी जी हैं, तारानंद ने भी बहुत कुछ घोंक रखा है और वो कभी न कभी कुछ लिखेंगे, हमको सब पता है। मधुरिमा जी हैं, विमल जी मिश्रा हैं, और तो हमारी सब अपनी आयाम की मित्र हैं। बहुत बहुत खुशी की बात कि आप सब आए, सुने, इससे बोलने वालों का हौसला अफजाई होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आगे के लिए शुभकामनाएं आपको भी, और आप हमें भी दीजिए। संजीव कुमार सिंह हैं, अलका दास हैं, धन्यवाद। और आगे के लिए आपको भी शुभकामना, और मेरे लिए आपकी भी, सब कोई इस विचित्र बीहड़ समय में, जिसमें सिर्फ एक बीमारी नहीं है, प्राकृतिक आपदाएं भी बहुत हैं, इस समय में हम सब सुरक्षित रहें, यही कामना, इसी कामना के साथ नमस्कार।